ओके जी, एक कॉन्सेप्ट और बड़ा अहम होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसको कहते हैं, या अगर हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग होने से मतलब क्या है इसका। जैसे कि HCl, NaOH, NaCl। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, NaCl एक सॉल्ट है, लेकिन तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। 90 to 95 या 98% तक भी स्ट्रेंथ होती है इनकी। इसके बरक्स एक वीक एसिड, एक एसिड 2 से 3%, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 से 3%। आखिर ये स्ट्रॉन्ग या वीक होते क्यों हैं? तो इसका ताल्लुक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। MCQs आई थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती किसके बराबर है जी? अल्फ़ा के। फार्मूला आया था कि मतलब ये पूछा था अल्फ़ा का फार्मूला। तो अल्फ़ा का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल डिसॉल्व मल्टीप्लाई बाय 100। अब एग्जाम में एक बार न्यूमेरिकल आया था, कैसे कि नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल 700 दे दिए थे, टोटल मॉलिक्यूल डिसॉल्व 1000 दे दिए थे और अल्फ़ा की वैल्यू पूछी थी। तो बड़ा आसान है, 700 का हम 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ये फाइनल हमारे पास डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई भाई? मौजूदा केस में 70% आ गई, और यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स करता है किस किस पे? ये बहुत आई है एमसीक्यूज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन पे, टेम्परेचर पे। ऑप्शन डी में दिया था इन्होंने ऑल ऑफ देम, तो आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम था। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि मैंने बताया है कि भाई NaCl है, HCl है, NaOH है, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और CH3 वीक कोई एसिड है, वीक बेस है, तो उसका हमेशा याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर पे डिपेंड करता है, फिर डिग्री ऑफ डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है, और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो बढ़ाओगे तो लाजमी बात है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? बढ़ेगा। इस बात को समझोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। अब देखो इंटर में तो क्या है, सिलेक्टेड बस कुछ क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, यहाँ एक ही यहाँ नहीं। अब ये सवाल दाऊद में इस तरह आया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखो हम जो आयनाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया कि भाई डिसोसिएशन हो रहा है, आयनाइज पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल। अब जो इसका कंडक्टिविटी है वो इस पर डिपेंड करता है किन बातों पे? एक तो नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जितने ज़्यादा आइंस होंगे उतना ज़्यादा तेज़ होगी। अब जैसे जैसे आइंस कम हो जाएंगे तो फिर ये कंडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। फिर स्पीड ऑफ आइंस पर भी डिपेंड करती है। एग्जाम में कैसे आया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन विच फैक्टर? ऑप्शन ए में ये ऊपर वाला था, बी में था, सी में था बोथ ए बी, डी में था नन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या था? बोथ ए। ऐसे अक्सर सवाल बहुत आते हैं, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम वाले। तो भाई एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अब जाहिर है देखो मेरी मेहनत रायगा हो जाएगी अगर तुम लोग इसको सही तरह पढ़ोगे नहीं। बच्चों बड़ा अच्छा है। प्रेशर हैज़ नो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस ऑन रेजिंग द प्रेशर टू 2000 एटमॉस्फेयर the electroconductance of acetic acid fall to -% of its original value। तो ऑप्शन है 0.6, 1, 2.6, 1.6, 3.6। तो करेक्ट आंसर है 0.6%, ठीक है जी, ये आंसर हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन? विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। जी हाँ, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा? नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होंगे, अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो बहुत करीब करीब होंगे, ठीक है। डाइल्यूट है तो भाई फिर ये बहुत दूर होंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन आयन डिक्रीज कॉजिंग स्ट्रॉन्गर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। 100% ट्रू, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होगा तो क्या बढ़ेगी भाई? स्ट्रॉन्गर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। यही वजह है कि बात हो रही है किसकी? चीज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? माइग्रेशन ऑफ आयन बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड द कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन। माइग्रेशन ऑफ आयन जो होती है वो क्या होती है? मोर डिफ़िकल्ट हो जाती है, और कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है
विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन आयन की जो होती है डिफ़िकल्ट हो जाती है और कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो सारी बातें ही सही हैं, ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन ऑफ आयन क्या होगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी ना, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी जैसे जैसे इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन। तो ऑल ऑफ देम आर। हमारे कोर्स में जो चैप्टर कहलाता है वो कहलाता है सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, आर्रेनियस ने एक बड़ी अच्छी थ्योरी बताई थी जिसको आर्रेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। उसने कहा था कि एक सोल्यूशन के दरमियान में आप दो इलेक्ट्रोड पुट करो जिनमें से एक हो कैथोड एक हो एनोड। जब करंट आप पास आउट करोगे तो जो पॉजिटिव आइन है कैटाइंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव हो जाएंगे और जो एन आइंस हैं वो एनोड की तरफ मूव हो जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था मेरे भाई, आर्रेनियस ने, कि कैटाइन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड एंड एनाइन मूव्स टूवर्ड्स एनोड। एक बात और इसने कही थी कि नंबर ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस, सो हैज़ ए होल एटम इज न्यूट्रल। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सॉल्ट हो, इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता है, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ आती है, ये एमसीक्यूज़ बार बार आती है कि कैटाइन कहाँ मूव होते हैं, तो जी कैथोड की तरफ, और एनाइन कहाँ मूव होते हैं, एनोड की तरफ। पेपर में आई हुई बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वेरी विद, ऑप्शन में डाइल्यूशन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो याद रहे, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वेरी होती है डाइल्यूशन से भी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन से भी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से भी, टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी। तो आंसर है ऑल।